वेलकम टू साधना यस। इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 36 पेज हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इस एक्ट में क्या बोला है? इस एक्ट में उस मतलब ये एक्ट का मेन प्रोविज़न ये है कि जो भी वेजेस है उसको टाइम पे दो, उसमें कोई भी डिडक्शंस मत करो। अगर डिडक्शंस करते हो तो क्या क्या आप उसमें डिडक्शन कर सकते हो, वो सारे प्रोविजन इस वाले एक्ट में दिए हैं। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को लाया गया था टू रेगुलेट एम्प्लॉयड पर्सन। इसको रेगुलेट करने के लिए एम्प्लॉयड पर्सन को, ठीक है। ये पूरे इंडिया में चलेगा। ये एक्ट आया था 28 मार्च 1937 को। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 गवर्न हाउ टू एम्प्लॉयज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस टू पे कैसे करेंगे अपने एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अनजस्टिफाइड सैलरी डिलेज। ऐसा नहीं कि मतलब सैलरी डिलेज नहीं होना चाहिए, उनको सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए। इस वजह से ये लॉ लाया गया। डिफाइंड लॉ अराउंड वेजेस पीरियड टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री विदाउट एनी अनजस्ट डिटेक्शन। मतलब ऐसा भी कोई आप डिटेक्शन करके मत दो कि इंसान के हाथ में कोई पैसा ही नहीं बचे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वेजेस: मिनिमम वेजेस, फेयर एंड लिविंग वेजेस। मिनिमम वेजेस मीन्स इतना तो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। सपोज कोई इंसान वो 10,000 रुपीज़ का काम करता है तो उसको एटलीस्ट आप 10,000 रुपीज़ तो दो ही। फेयर वेजेस मीन्स वॉट? फेयर वेजेस से अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो, मोस्टली कंपनीज को कम ही सैलरी देती है, बट कुछ कंपनीज लाइक रतन टाटा हो गया, प्रेम आधार पूना वाला, ये सब जो कंपनीज होती है ये एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है। तो इस वजह से उनको फेयर वेजेस देती है। फेयर वेजेस मीन्स वॉट? तो एक अच्छा वेजेस मीन्स सपोज कोई इंसान 10,000 का काम कर रहा है, बट कंपनी उसको एटलीस्ट 11 या 12 हज़ार रुपये देगी। मीन्स अच्छा, मतलब अच्छा वेजेस। लिविंग वेजेस मीन्स वॉट? वो वेजेस जो उसको एटलीस्ट उसको इतना तो वेजेस आप दो कि एटलीस्ट वो एक इंसान अपना लाइफ जी सके। सपोज यहाँ पे दिल्ली में इन्फ्लेशन रेट 12% है, तो आप उसको ऐसा वेजेस दो कि वो एटलीस्ट 12% का अपना इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपना खर्चा को मैनेज कर सके। अब वेजेस क्या होते हैं? वो मॉनेटरी कंपेंसेशन या पेमेंट समटाइम्स नोन एज पर्सनल एक्सपेंस डेट आर एम्प्लॉयर पे टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज ऑफ वर्क परफॉर्म। मतलब आपने समझो, अब आप अभी आपकी कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, वो ठीक है, तो वो जो काम कर रहा है आप उसको उसका सैलरी दोगे, ठीक है। वेजेस कैन बी कंपाउंडेड फिक्स्ड अमाउंट फॉर ईच टास्क कंप्लेंस या फुल, या आप उसको हावरली डेली बेसिस पे भी दे सकते हो। जैसे कि आपका एसी रिपेयर हो रहा है, तो एसी तो आप आई थिंक हर महीने में एक बार रिपेयर होगा, तो डेफिनेटली आप उसको एक ही बार पगार सैलरी दोगे ना, बार बार तो उसको सैलरी दोगे नहीं। बेस्ड ऑन easily measured quantity of work completed, ठीक है। वेजेस कंप्रेस ऑल मॉनेटरी रिमोरेशन एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। वेजेस में क्या क्या आएंगे? द अमाउंट पेबल अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब दोनों के बीच में बात हो गई कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो इसने बोला ठीक है सर 10,000 रुपये, तो इसको इसको इतना आपको देना पड़ेगा। अमाउंट पेबल अंडर एनी अवार्ड, सेटलमेंट या कोर्ट ऑर्डर। अब सपोज सारे एम्प्लॉय भाग गए कोर्ट के पास कि भाई एटलीस्ट हमको 15,000 रुपये तो दो ही, तो जो भी कोर्ट में ऑर्डर दिया उसको वेजेस बोलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि एक लीगल प्रोविजन लीगल हो गया। पे एज ओवर टाइम लेबर या वेकेशन लीव पीरियड। मतलब सपोज कोई लीव में चला गया है, ठीक है, या उसने ओवर टाइम कर लिया है, या वेकेशन मतलब किधर भी छुट्टी भी गया, तो उसका वेजेस आपको देना पड़ेगा। पेबल ऑन अकाउंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर समझो कोई एम्प्लॉयज़ को आप निकाल रहे, तो ऐसा नहीं कि आप उसका प्रीवियस सैलरीज आप अपने पास छुपा के मतलब बचा के रखो, उसको आपको भी रिटर्न करना पड़ेगा। एप्लीकल कौन है? ऑल पर्सन एम्प्लॉयड फैक्ट्री या सजन डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एंड अदर इंस्टीट्यूशन वेदर डायरेक्टली या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और कवर्ड अंडर इस एक्ट। मतलब आपने किसी को भी काम पे रखा है, वो डायरेक्टली हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, एक्ट उसके ऊपर एप्लीकल होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द चार्ज ऑफ इन्फोर्सिंग द एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगा एक्ट कहाँ पे? जहाँ पे रेलवेज हो, माइंस हो, ऑयल फील्ड, एयर ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ये सारे सेंट्रल सेक्टर्स में आते हैं। ऑल अदर इस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बाकी सब इस पे आएंगे, स्टेट्स गवर्नमेंट में आएंगे। ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? जिसका सैलरी 24,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब सपोज जेठालाल का सैलरी 40,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा उस एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब इसका देखेंगे की हाइलाइट्स ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें की हाइलाइट्स क्या क्या है? मतलब इसमें बोला गया है कि आप पहले तो 24,000 जिसको पर हो उसको नहीं मिलेगा। वेज पीरियड शॉल नॉट एग्जिट 1 मंथ मीन्स व्हाट? आपने जिसको सैलरी देना उसको एक महीने के अंदर आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज वैसे तो प्रोविजन 7 दिन के अंदर है, बट सपोज कोई प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, तो आपको एक महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ फाइन, उसका टोटल अमाउंट फाइन 3% से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज 100 रुपीज़ कमा रहा है, तो उसका 3 रुपये से ज़्यादा उसका फाइन नहीं होना चाहिए। द फाइन शॉल नॉट बी इम्पोज ऑन द एम्प्लॉय। और जो भी 15 साल से कम अंदर के बच्चे, उनके ऊपर भी फाइन्स नहीं लगेगा। इफ़ द अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन इज नाइदर मेलिशियस एंड विक्शियस। अगर सब आपने कोई भी रॉन्ग एप्लीकेशन दी है, तो आपके ऊपर 300
₹375 आई थिंक इतना ही है ना, नॉट एक्सेड ₹375, मतलब इससे ज़्यादा आप उसके ऊपर वसूल ले सकते हो। सपोज सपोज कोई स्टूडेंट है, वो जॉब मिला तो वो 16 साल का है, बट आपने फेक सर्टिफिकेट दे के बोला कि नहीं ये 15 ईयर्स का है, तो उस व्यक्ति के ऊपर ₹375 का फाइन लगेगा। ठीक है, समझे? आपको मूव करेंगे आगे। इफ़ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट डेजिग्नेट ए पर्सन अंडर सेक्शन 3, अगर समझो अभी आप जैसे कि आपने जैसे बैंक में आप नॉमिनेट करते हो ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पैसा मिलेगा, तो उसी कंपनी में भी आप अभी आपको नॉमिनेशन को बोला है, अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तब भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। कितना लगेगा? मैक्सिमम 3000 रुपीज़। ठीक है, कितना लगेगा? 3000 रुपीज़। कितना लगेगा? 3000 रुपीज़। और आप अभी समझो कोई आप फैक्ट्रीज में आपने इंस्पेक्टर को कोई काम करने से रोका, तब भी आपके ऊपर फाइन लगेगा। कितना लगेगा? 1500, मतलब 1500 रुपये आपके ऊपर फाइन लगेगा अगर आपने इंस्पेक्टर को रोका तो। इफ़ एनी पर्सन इज कॉन्वर्टेड अगेन, अगर कोई पर्सन बार बार रिपीट क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर 3000 रुपीज़। ठीक है, 3000 रुपीज़। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी से इतना पूछता नहीं है। इंडस्ट्रियल अदर इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, तो कौन कौन से इसमें आपको किसको किसको वेजेस एक्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे? एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एनी इस्टेब्लिशमेंट इन विच वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी। ठीक है, पेमेंट शुड बी मेड बिफोर, मतलब देखो अगर आपके कंपनी में 1000 लोग से कम है तो आपको 7वें दिन पे देना है, अगर 1000 लोग से ज़्यादा है तो आपको 10वें दिन पे पगार देना ही देना है। लेकिन ये इफ़ पर्सन इज एम्प्लॉयड डॉग, जेटी या माइन, मतलब समझो डॉग मीन्स बस कोस्टल एरिया पे होगा तो भी उसको आप उसको 7 दिन के पहले आपको उसको सैलरी देना पड़ेगा। इफ़ एनी एम्प्लॉय ऑफ ए पर्सन इज टर्मिनेट बाय द एम्प्लॉयर, अगर समझो किसी को जेठालाल ने नौकरी से निकाल दिया तो उसको मात्र 2 दिन के अंदर सैलरी देना पड़ेगा। और अगर जेठालाल समझो दुकान बंद कर रहा है, क्लोजर कर रहा है, तब भी उसको 2 दिन के अंदर सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड डे। ये मैंने आपको पढ़ लिया आपके लिए। अब हम आगे चलेंगे। डिडक्शन मीन्स व्हाट? अब एम्प्लॉयज़ किस किस के ऊपर उसका सैलरी कट कर सकता है, तो उसके ऊपर सैलरी किस किस कट कर सकता है? द एम्प्लॉयर शुड ओनली मेक डिडक्शन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट, मीन्स जो लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने मन का उठ छूट के कोई भी एम्प्लॉयज़ कर दिया। द एम्प्लॉयर शुड नॉट एबल टू मेक वॉट एवर डिडक्शन ही वांट। डिडक्शन ऑन अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयज़ द फॉलोइंग आर नॉट कॉल्ड एज डिडक्शन। इसमें इसको डिडक्शंस नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसमें? एम्प्लॉय प्रोमेशन हैज़ बीन हॉल्टेड, उसका प्रोमेशन हॉल्ट हो गया है तो भी उसका सैलरी डिडक्ट हो सकता है। हैज़ बीन हॉल्टेड मतलब उसका प्रमोशन हॉल्ट हो गया है। ठीक है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एम्प्लॉय वॉज डिमोटिवेट, मतलब सपोज पहला वो उसका सपोज कंपनी में रूल है कि जो भी मैनेजर होगा उसको 60,000 रुपीज़ सैलरी होगा, बट इसने कुछ क्राइम कर दिया तो इसको समझो उसको मैनेजर की पोस्ट से करके डिमोट कर दिया है। ठीक है, इसको सेल्समैन बना दिया। अब सेल्समैन का सैलरी इस कंपनी में 25,000, तो इसके ऊपर भी डिडक्शन कंपनी कर सकता है। अब एम्प्लॉयज एक्टिविटी शुड नॉट गुड बी सफिशिएंट रीजन फॉर दैम, बट जो भी एम्प्लॉयज करेगा उसके लिए उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। अब डिडक्शंस, द फॉलोइंग मेंशन्ड आर द मेन डिडक्शन डेट अलाउ अंडर दिस एक्ट। अब इसमें से जो मेन डिडक्शन जो अलाउ इन द एक्ट इज वॉट? आपके ऊपर फाइन लग गया, आप छुट्टी पे चले गए, आपने कोई सामान को डैमेज कर दिया, या आप कोई हाउस में रह रहे हो, उसका फीस कौन भर रहा है? कंपनी भर रही है। अगर आपको कोई बेसिक एमिटीज़ मिल रही है, आपका लोन रिकवर हो रहा है, डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स, डिडक्शन ऑर्डर ऑफ कोर्ट या अदर अथॉरिटी, मतलब कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति ने समझो आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति के सैलरी से हर महीने 10,000 रुपये काट के जिसका भी इसने एक्सीडेंट किया उसके फैमिलीज़ को दो, तो आप वो कर सकते हो। डिडक्शन फॉर सब्सक्रिप्शन, रीपेमेंट और एडवांस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड, अगर आपका पैसा कोई प्रोविडेंट फंड में जा रहा है तो उसके ऊपर भी पैसा काट सकते हैं। डिडक्शन ऑफ अ प्रीमियम ऑफ LIC, अगर आपने LIC लिया तो उसके ऊपर पेमेंट जा सकता है। ठीक है, लेकिन टोटल डिडक्शन है वो 75% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सपोज आपका सैलरी 100 रुपीज़ है तो मैक्स टू मैक्स 75,000 रुपीज़ ही डिडक्ट कर सकते हैं, बाकी 25% आपके पास ही होगा। ठीक है, और अगर कॉर्पोरेट में हो गया आप, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में इफ डिडक्शन इंक्लूड पेमेंट टू कॉर्पोरेट, अगर आपका पेमेंट कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में हो रहा है तो ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आएंगे फाइन्स के ऊपर। द एम्प्लॉयर शुड इम्पोज फाइन एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो आपको मैं बोला 3% से ज़्यादा उसके ऊपर फाइन नहीं लग सकता। कोई बच्चा 15 साल के नीचे होगा तो उसके ऊपर फाइन नहीं लग सकता, लेकिन फाइन को आप इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट नहीं होगा। सपोज आपके ऊपर फाइन लग गया था 10,000 रुपीज़ का, तो ऐसा नहीं कि आप इसको हर महीने 1,000 रुपीज़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं, इसको एक ही बार में पेमेंट करना आपको फाइन, और फाइन लगने के बाद आपको 60 डेज़ के अंदर आपको फाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय शुड बी इशू फॉर एम्प्लॉय डेली एक्टिव ओमिशन। ऑल फाइन्स कलेक्टेड फॉर द एम्प्लॉय शुड बी क्रेडिटेड टू द जो भी फाइन्स मिलेगा वो सारे एम्प्लॉयज़ के भलाई के फंड के ऊपर ही जाएगा। ठीक है,
डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर आपने छुट्टी ले ली तो उसके ऊपर भी आपका डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ एब्सेंस शुड नॉट मोर देन सम, ठीक है। इसमें क्या बोला, समझो आपका डिडक्शन उतना होगा, समझो आपको पर डे आपको 1000 रुपये सैलरी है आपका पर डे का, ठीक है। तो अगर आपने छुट्टी ली तो आपको 1000 रुपीज़ ही कट होगा, ऐसा नहीं कि आपका 2000 रुपीज़ कट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोविज़न में ये बोला, मतलब जितना आपका इनकम है, जितना आप काम करते हो उतना ही सैलरी कटेगा। एम्प्लॉय हु आर वर्क एंड रिफ्यूज टू वर्क, मतलब उसको समझो कोई एम्प्लॉय आया जॉब पे एंड बोला मैं आज काम नहीं करूँगा, तो भी उसको एब्सेंट ही माना जाएगा, उसका सैलरी भी कट होएगा, ठीक है। अगर समझो कोई कंपनी में 10 या उससे ज़्यादा लोग छुट्टी पे चले गए या कुछ ये कर चाहिए अवे चले गए विदाउट एनी नोटिस, तो उन सारे का 8 डेज़ का पगार, 8 डेज़ का सैलरी कट हो जाएगा। अभी आप समझो ये प्रोविज़न क्यों गया। सपोज़ कोई कंपनी में समझो वो तो समझो 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 में समझो 10 लोग ही चल गए कोई रीज़न से कि भाई ऐसा ऐसा हमारा सैलरी बढ़ाओ, तो ऑफकोर्स ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना। अगर 10 लोग चले गए तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा। दैट रीज़न ये 8 डेज़ का प्रोविज़न रखा गया है। डिडक्शन फॉर डैमेज ऑफ लॉस, तो इसमें क्या बोला कि अगर समझो एम्प्लॉय शुड ऑफर एम्प्लॉय फॉर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन वाई एंड, मतलब उससे कोई डैमेज हो गया तो उसको एम्प्लॉयर है जो वो एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि डैमेज क्यों हुआ, कैसा, आपकी गलती थी कि नहीं गलती थी, आपको पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम मिलेगा। डिडक्शन रिलेशन शॉल बी रिकॉर्डेड, और जो भी डिडक्शन आप कर रहे हो उसका आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे। डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडेड, इफ द एम्प्लॉय एक्सेप्ट द एम्प्लॉयर हाउस अकोमोडेशन, ठीक है, ओनली हु टेक केयर पे, मतलब इसमें बोला है कि नॉट एग्जिट वैल्यू हाउस, मतलब इसमें बोला है कि अगर आप कोई भी एम्प्लॉयज़ आपको हाउस प्रोवाइड करे तो डेफिनेटली उसका डिडक्शन कुछ काट सकता है, कुछ आपकी सैलरीज में पैसे आपके काट सकता है। अब इसमें देखेंगे डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस, इफ द एम्प्लॉयर पे एडवांस टू द एम्प्लॉय बिफोर द एम्प्लॉयमेंट बिगेन, इसमें बोले समझो जेठालाल ने नट्टू काका को पहले कुछ पैसे दे दिए तो भी उसके सैलरी से वो डिडक्ट कर सकते हैं। सपोज नट्टू काका को जेठालाल ने 10,000 रुपये दे दिया है और नट्टू काका ने कोई भी मंथ में ऑफिस ज्वाइन किया है, तो ऑफकोर्स जेठालाल उस ईयर उस मंथ का पगार उसको सैलरी देने से मना कर सकता है, बिकॉज उसको पहले जेठालाल ने एडवांस दे के रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है वो। डिडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स मीन्स वॉट, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो तब भी वो आपके इसमें सैलरी से कट हो सकता है। आपको कॉर्पोरेट को पेमेंट करो, आप किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पार्ट हो तो भी आपका पेमेंट कट हो सकता है। अब इसमें हम आएंगे कि कौन अथॉरिटी कौन इसको हेयर करेगा, तो यानी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपेंशन या रीजनल लेबर असिस्टेंट सेंट्रल, या तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंट्रल जिसको टू ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। अगर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो तो उसके पास भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और जज ऑफ सिविल कोर्ट है उसके पास पावर कौन से होंगे, सिविल कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे। द अथॉरिटी में डायरेक्ट इफेक्ट द एम्प्लॉयर्स टू रिफंड डिडक्टेड अमाउंट टुगेदर विद कंपेंशन नॉट एक्सिड 10 टाइम्स द अमाउंट डिडक्टेड, मीन्स ऐसा नहीं कि आपको जो भी कंपेंशन है उसका 10 टाइम्स के ऊपर सैलरी उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। टू पे डिले वेजेस टुगेदर विद कंपेंशन नॉट एक्सिड 3,000 रुपीज़ बट नॉट लेस देन 1,500 रुपीज़। इसमें बोल रहा है अगर आप उसको डिले सैलरी दो तो आप उसको कंपेंशन देंगे, लेकिन वो 3,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप जो भी उसमें मतलब पेनल्टी आप कंपेंशन मीन्स वॉट, जैसे हर महीने आप सैलरी उसको 7 तारीख को दे देते बट कुछ प्रॉब्लम हो गया आपने उसको डिले सैलरी दिया तो उसके ऊपर आप उसको क्या दोगे, कंपेंशन दोगे, क्यों, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है, ठीक है। तो वो 3,000 से लेके 1,500 के बीच में ही होना चाहिए, मतलब जो भी आप कंपेंशन दोगे उसके ऊपर इतना होगा। द अथॉरिटी में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू पे मैक्सिमम कंपेंशन 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो इवन इफ द अमाउंट डिडक्टेड डिले वेजेस आर पेड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन, if a person who is required to maintain record or register to furnish the, ठीक है। अगर उसने रिकॉर्ड रखने से मना कर दिया तो उसके ऊपर 1,500 रुपीज़ और इस एक्सटेंड होकर 7,500 तक जा सकता है अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया होगा तो। हम पढ़ेंगे की टेक अवे ऑफ दिस एक्ट इज व्हाट। इस एक्ट में बोला है कि जो 24,000 के ऊपर उस ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। बच्चा होगा तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, 3% आपके फाइन्स के ऊपर नहीं लगेगा। आप अगर समझो 60 डेज़ अगर आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगा तो आपको 60 डेज़ के अंदर देना पड़ेगा। आपका पेनल्टी पैसा उस फंड में जाएगा जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स की होगा, ठीक है। तो ये सारे इसमें देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मिनिमम पेजेस एक्ट देखेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू।